पूर्व न्यायाधीश जस्टिस काटजू को सौम्य मर्डर केस में अदालत की अवमानना का नोटिस देने वाले सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज कर कार्यवाही तथा उनकी अकार्य क्षमता साबित होने की वजह से तीनों जजों को बर्खास्त करने की मांग करते हुए राष्ट्रपति के पास केस दर्ज कराया गया है। और केस दर्ज कराने वाली एक समाज सेविका सोनिका जी ने उन्होंने क्या अपराध किए हैं या उनकी क्या गलती रही है, आइए हम आपको बताते हैं और लेकर चलते हैं हम आपको सोनिका जी के पास। और उन्होंने जो ये 3 जज सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के खिलाफ जो केस दर्ज किया है वो पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूर्व जज सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने एक मामला चल रहा है सौम्या रेप और मर्डर केस का, जिसके ऊपर उन्होंने फेसबुक पे कुछ कमेंट्स दिए थे इस न्याय के उसमें 3 जजों के ने जो निर्णय दिया था उसके पक्ष में, उसके बारे में। तो उसी का ही मैटर था, ये मामला चल रहा था, तो उसी केस में हमने ये किया था। आपने ये मामला दर्ज किया, जो कि शिकायत करी है, ऐसा क्या कि उस केस में किया गया जिसकी वजह से आपको या काटजू जी को कुछ वो बोलना पड़ा और आपको इन जजों के खिलाफ कंप्लेंट करनी पड़ी, शिकायत करनी पड़ी? सौम्या रेप और मर्डर केस में जो आरोपी थे उनको क्या कहते हैं मर्डर केस से मुक्त कर दिया गया था, 3 जजों ने मुक्त कर दिया था। इसी केस में मार्कंडेय काटजू जी ने उनके जो उन्होंने गलत जजमेंट दिया था उसके मतलब उसके खिलाफ में कुछ कमेंट्स फेसबुक पे डाले थे, जिसकी वजह से ये केस आगे बढ़ा। सोनिका जी, आपने सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के खिलाफ शिकायत की, इसका पूरा कारण जरा बताइए कि आखिर जनता को मालूम तो पड़े कि ऐसा क्या किया था इन 3 जजों ने। जैसा कि इस मामले में तीनों आरोपी जज आरोपी हैं, लेकिन इन्होंने आरोपी होने के बावजूद भी खुद ही जज बनकर इस केस में फैसला दिया। यही इनका गुनाह है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के कानून के अनुसार भी गैर कानूनी है। हमारा एनजीओ है, ओझा एनजीओ से भी मैं जुड़ी हूँ और भ्रष्टाचार विरुद्ध जागृति अभियान से भी जुड़ी हूँ। और जैसा कि मैं 2 एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ और सामाजिक सोशल वर्क तो हमें करना ही होता है और हमारा काम यही होता है कि जहाँ पर भी हमें अन्याय होता हुआ दिखाई दे या गैर कानूनी कुछ भी होता हुआ दिखाई दे, हम उसके खिलाफ में आवाज़ उठाएं। जैसा कि अभी सोनिका जी ने बताया कि उन 3 जजों ने सौम्या मर्डर केस में जो बलात्कार हुआ था जिस लड़की के साथ में उसका मर्डर हुआ था, और उसमें केवल उन दोषियों को बलात्कार का केस उन पर चला और मर्डर से वो बरी कर दिया। तो चलते हैं एडवोकेट नीलेश ओझा जी के पास और जानते हैं पूरा मामला। देखिए, ये जो मामला है सारा देश जानता है। इसमें जस्टिस काटजू जी ने अपने ब्लॉग पे लिखा था कि खास करके रंजन गोगोई जी के खिलाफ लिखा था कि उनको आईपीसी 300 का ज्ञान नहीं है, जो भी उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा था उसके खिलाफ इन 3 जजेस ने कंटेम्प्ट का नोटिस जारी किया जस्टिस मार्कंडेय काटजू। वो मेरी नज़र में और जो सुप्रीम कोर्ट की जो लॉ है, सीआरपीसी है, उसकी नज़र में वो गलत है। तो जो सोनिका जी ने पिटीशन फाइल किया है ये पूरा कानून के तहत है, उस कानून को आधार बनाकर ये दाखिल किया गया है। और मेरा क्या कहना है कि इस पिटीशन पे बहस होनी चाहिए। ये लॉ पॉइंट इनके सही है या गलत है, ये एक बार देश के सामने आना चाहिए। हुआ क्या है, आईपीसी 219 ये बना है, लेकिन आज तक मुझे ऐसा इसमें देखने नहीं मिला है कि किसी जज को इसमें सजा हुई होगी कि कोई जज गलत आदेश देने के लिए जेल में गया हो। तो हो क्या रहा है, हु विल जज द जज, कि जज ने अगर गलती किया तो उसको सजा होनी चाहिए, लेकिन गलत जजमेंट दिया उसलिए जज को सजा के मामले मेरी नज़र में नहीं आए हैं। तो ये आईपीसी 219 जो है ना, इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो मेरी इच्छा है कि जो सोनिका जी ने मामला उठाया है इस पर बहस होनी चाहिए और इस पर निर्णय आना चाहिए।
और ये पूरे कंटेम्प्ट नोटिस में इन तीनों जजेस ने ये कहीं नहीं लिखा कि इनको 3 ब्लॉक कहाँ से मिले, ये 3 ब्लॉक इनके पास आए कहाँ से। होता क्या है नॉर्मली जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है, देखिए कोई भी कोर्ट जो होता है ना, कोर्ट अपने मन से नहीं चलता है, कोर्ट कानून के दायरे में चलता है। जस्टिस गोपाल ओझा जी का AR 1990 SC 261 का जजमेंट है डिवीजन बेंच का सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कहा है कि ग्लैमरस लगती है लोगों को फील्ड, ये लगता है कि ये हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज, लेकिन उसका अपना लिमिटेशन है, कानून के दायरे के बाहर वो काम नहीं कर सकता। तो जस्टिस कृष्णा अय्यर जी ने जो कहा था कि कोर्ट कैन नॉट बी द लॉ एंड टू देमसेल्फ एक्सपेक्टिंग अदर्स टू ओबे द लॉ, मतलब वो कि अपने आप में वो कानून नहीं बन सकते और दूसरे को कहेंगे कानून का पालन करो और हम कानून का पालन नहीं करते, तो ये तो नहीं चलेगा, ये तो अराजकता हो जाएगी। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बनाया है, ये किसने बनाया, जनता ने बनाया या कैसे? जनता ने ही बनाया और जनता के हित के लिए बनाया। ये जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वो सुचारू रूप से चले, इसलिए कानून अपना काम करे। और भजन लाल के मामले में खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नो वन इज अबव लॉ, इवन किंग जो है, जो राजा है, उसको भी 2 लोगों के अंडर में रहना ही है, एक है भगवान और दूसरा है लॉ, कानून व्यवस्था। तो चाहे वो जज हो या कोई भी हो, कानून के ऊपर कोई नहीं है। सेक्शन 14 कहता है आपकी नज़र के सामने होगा, मतलब किसी एक लैला डेविड का केस हुआ था, उसने जज को चप्पल फेंक के मार दिया था, तो तुरंत आपको एक्शन लेना है, वो कहलाता है 14 ऑन द फेस ऑफ द कोर्ट। एक होता है 15 क्या कहता है, कंटेम्प्ट हो चुका, इनके नज़र में आया, तो फिर उसमें एक्शन लेना चाहिए। तो ये तो फेस ऑफ द कोर्ट था नहीं, क्योंकि घटना पूरा नहीं हो चुकी थी। अब रहा 15, तो 15 की प्रोसीजर ये है, जैसा कि एक जजमेंट में कहा है, लॉर्ड डेनिंग का जजमेंट है, बेलॉक का केस है, ऐसे केसेस में नॉर्मली कोर्ट ने खुद कॉग्निजेंस लेना ही नहीं चाहिए, उन्होंने ये मामला एडवोकेट जनरल को छोड़ देना चाहिए। इसमें 409 का भी इस्तेमाल किया गया है कुछ पिटीशन में, हाँ, उसके बारे में जरा जनता को बताइए। देखिए क्या है, कानून ये कहता है कि अगर किसी जज का व्यक्तिगत स्वार्थ, पर्सनल इंटरेस्ट या कोई व्यक्तिगत उसमें हित जुड़ा हो, हित कुछ भी हो सकता है, तो उस व्यक्ति को, उस जज को वो केस नहीं चलाना चाहिए। अब एक कानून क्या कहता है कि रिव्यू पिटीशन जो होता है वो उसी बेंच के पास जाना चाहिए, लेकिन 479 CRPC और डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द जज और सेम इज डिसक्वालिफिकेशन जुडिशियल डिसक्वालिफिकेशन एक्ट ऑफ फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो ये सारे चीज़ों में एक बात कॉमन है, वो बात ये कहती है कि भले ही रिव्यू पिटीशन चलाने उसी जज के पास चलना चाहिए, ये कॉमन लॉ है, लेकिन अगर उस जज को पर्सनल हित के तहत वो एक केस चलाने के लिए योग्य नहीं है, वो चला नहीं सकता है, तो वो ही इज डिपार्ड, ही इज डिसक्वालिफाइड, वो अयोग्य है और वो केस चला नहीं सकता है। ऐसा ही मामले में हाई कोर्ट के जजमेंट को देवेंद्र सिंह पाल भुल्लर की केस में सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी पाया है और क्लियर वर्ड में लिखा है कि सच जजमेंट इज विशिएटेड नॉन एज नल एंड वाइड, कैपेबल नहीं थे, वो डिसक्वालिफाइड थे, तो फिर भी उन्होंने चलाया और उस मामले में जजमेंट दिया, तो सुप्रीम कोर्ट का 1 दिन का पैसा, टाइम, समय वेस्ट हुआ। दैट इज, वो पैसा जो है जनता का पैसा है, पब्लिक फंड है, सुप्रीम कोर्ट का जज हो चाहे कोई भी, उसका पेमेंट कहाँ से निकलता है, ये जनता के भरे गए टैक्स के पैसे से निकलता है, तो उसका मिस एप्रोप्रिएशन हुआ है। तो मिस एप्रोप्रिएशन हुआ है तो पैसे का जो दुरुपयोग होता है किसी निहित स्वार्थ के लिए, किसी गैर कानूनी तरीके के लिए, तो उसका 409 में वो गुनाह माना गया है, तो इन्होंने यहाँ इनका मुद्दा उठाया है। अब इस पर बहस होनी चाहिए कि ये मुद्दा सही है या गलत है। मेरी नज़र में जो केस लॉ जो एक्ट कहता है वो सही है। अब ये राष्ट्रपति जी निर्णय लेंगे, माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया TS ठाकुर जी निर्णय लेंगे कि ये मामला चलेगा या नहीं चलेगा।